कह रहे हैं सर, इस पर थोड़ा बताइएगा मुझे। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हम कच्चे तेल की कीमत एक देख रहे हैं इंडेक्स में कि इतनी है, दरअसल व्यवहारिक रूप से उतनी नहीं है। जो जहाज हैं वो भी महंगे हो गए हैं और वो कंपटीशन की वजह से भी एक्चुअल रेट जो आपको बताया जा रहा है उससे ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। देखिए क्या है कि जो जब आप टेलीविज़न खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं उस पर तेल की कीमत मान लिया अभी आज की तारीख में लिख करके आ रही है $109 पर बैरल तेल की कीमत है। अच्छा, ये वो कीमत है जिस पे कि मतलब फ्यूचर ट्रेड हो रहा है या हेजिंग हो रही है। लेकिन जो तेल की असली कीमत है, जब आप जा रहे हैं अमेरिका के पास, जब आप ब्राज़ील से तेल लेने जा रहे हैं या नाइजीरिया से तेल लेके जा रहे हैं या सऊदी अरब से तेल लेने जा रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई ये दाम होगा कंप्यूटर पे, तो आप वहाँ से ले लीजिए, हम तो आपको 120 या 125 से सस्ता नहीं देंगे। और साथ में जब आप समुद्री जहाज आपको चाहिए, हमारे देश का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 93% जो है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो हमारे जो विदेशी जहाजों से होता है। आप कल्पना कीजिए, है ना। और तेल का तो 93 से भी ज्यादा 94% विदेशी जहाजों से होता है। अब वहां जो भाड़ा है, सबके भाड़े बढ़ गए, सबके भाड़े बढ़ गए। दूसरा क्या कि पहले आप खाड़ी के देशों से तेल लाते थे, 4 से लेकर के 6 दिन के अंदर वो समुद्री जहाज भारत पहुंच जाता था। आज अब अमेरिका से लाते हैं तो 56 दिन लगते हैं, ब्राजील से लाते हैं तो 52 दिन लग रहे हैं आपको, नॉर्वे से आप ला रहे हैं तो आपको 40 दिन लग रहे हैं, रशिया से ला रहे हैं तो 36 दिन आपके लग रहे हैं। तो मानवीय बात है, जो जहाज का भाड़ा बढ़ गया। फिर जहाज जो जब इतना बड़ा कार्गो आप लेके चलते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो आप बिना बीमा के तो चलेंगे नहीं। तो बीमा जितने दिन जहाज चल रहा है, और बीमा और सबका पेमेंट डॉलर में है, देखिए सबका डॉलर में है, तो इसलिए जो है चुनौती बहुत बड़ी है। अच्छा, और दूसरी तरफ यह है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चलती तो तेल पे है। 98% जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो फॉसिल फ्यूल पे चलती है, मतलब तेल, गैस और कोयला, इन 3 चीज़ों पे चलती है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए जो चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए जो आप जब कहते हैं, ये जो गुणा भाग जब करते हैं, इस गुणा भाग में तमाम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी हम फैक्टर इन नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मानना है, जब कुछ लोग बोलते हैं तेल पर राजनीति हो रही, तेल पर 90% राजनीति छोड़िए, तेल पे ही युद्ध हो रहे हैं। अगर ईरान के पास तेल नहीं होता, अगर ईरान के पास इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस नहीं होती, या जिनको अमेरिका बचा रहा है, तो टिक नहीं पाता। नहीं, अमेरिका जाता ही नहीं वहां। हाँ, ये भी बात है। अमेरिका क्यों जाता है ईरान? उसे युद्ध करने की क्या जरूरत है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा भी लाया तेल की वजह से। वेनेजुएला में राजीव जी, अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता, अमेरिका देखता नहीं उनकी तरफ। क्या रखा है वेनेजुएला में तेल के बिना? कुछ नहीं है, क्यों जाता वो? और राष्ट्रपति को उठाना, ये सब नाटक करना पड़ा। आज वेनेजुएला की क्या हालत हो गई है? अमेरिकी सरकार के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है और उसमें वेनेजुएला को उन्होंने बताया वो उनका 51st स्टेट, ये 51वां राज्य हमारा, अमेरिका झंडा लगा करके। इससे ज्यादा तौहीन, बेइज्जती, अपमान किसी भी देश का और क्या हो सकता है? और इससे ज्यादा तानाशाही किसी देश की क्या हो सकती है? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी है, तानाशाही क्या है? ये तो उससे आगे की बात है। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा के वहां अपना झंडा लगा ले, और आपने पूरी दुनिया चुप है। नहीं, अब देखिए, एक बात सुनिए। देखिए राजीव जी, हमको दुनिया को देखना है। दुनिया इसलिए चुप है कि अमेरिका से कोई, जिसे दिल्ली की भाषा में बोलते हैं, पंगा नहीं लेना चाहता। अमेरिका से आप पंगा लेंगे तो अमेरिका की जो याददाश्त बड़ी तगड़ी है, वो 2 साल बाद भी आपका जो है वो कहीं ना कहीं वो कर देगा। आज किसी देश की ताकत नहीं है, जिसमें चाइना जैसा देश, जिसको अपने को चाइना महाशक्ति बताता है, चाइना की हिम्मत नहीं पड़ती कि अमेरिका के सामने आकर के खड़े होकर के कोई बात करे। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है। ईरान को यह कहा जाता है कि चाइना की वो इकोनॉमिक कॉलोनी है, और अमेरिका जब चाहे जाकर के अमेरिका ने ईरान को ठोका है। चाइना ने कुछ बोला, वक्तव्य डिप्लोमेटिक दे दिया, नहीं करना चाहिए, शांति रखो, बातचीत करो। लेकिन अमेरिका ने क्या एक सैनिक वहां भेजा? एक सैनिक या एक पनडुब्बी अपनी भेजी वहां पे? नहीं भेजी। क्यों? कि अमेरिका से पंगा चाइना भी नहीं लेना चाहता। तो हकीकत यह है कि अमेरिका जो है वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो इतना पावरफुल है। देखिए, लोग भूल जाते हैं, दुनिया में अगर कोई एक देश है जो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब ऊर्जा के हिसाब से स्वतंत्र है, वो अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक कौन है? अमेरिका है। सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, ये सब कुछ जो है वापस अगर हम खाड़ी के देशों में आते हैं, अगर इस बार जो युद्ध होता है तो वो आर पार का होगा।
और आर पार का युद्ध का मतलब यह है कि फिर ईरान को मौका अमेरिका नहीं देगा। और अगर ऐसा होता है, आर पार का युद्ध होता है, ईरान को एक तरह से धराशायी कर दिया जाता है, तो फिर तेल की कीमत 6 महीने बाद तो नहीं, लेकिन 1-1.5 साल के बाद घट करके $60 पर बैरल हो जाएगी, क्योंकि ईरान का तमाम जो तेल है वो दुनिया के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और ईरान का जो वहाँ पे पश्चिम की कंपनियां तमाम वहाँ पे अंदर घुस जाएंगी, तेल का उत्पादन करेंगे, क्योंकि तेल के तो भारी भंडार है। और आसपास जितनी भी इनस्टेबिलिटी चल रही है कुल मिला करके वो भी हो जाएगा। हमने पिछले दिनों देखा, हमारे प्रधानमंत्री भी अबू धाबी गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो तेल का बड़ा उत्पादक है, उन्होंने ओपेक को छोड़ दिया कि हम ओपेक के मेंबर नहीं रहना चाहते। इसका मतलब यह है कि वो तेल का बड़ा उत्पादन करना चाहते हैं। और एक उन्होंने और बात करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में 1.5 साल के अंदर 5 मिलियन बैरल्स तेल का रोज उत्पादन करेंगे। अभी वो 3.6 मिलियन है। और उन्होंने कहा है कि हमारी भारत चाहे तो हम ऐसी संधि कर सकते हैं कि हम आपको कभी ऊर्जा की सुरक्षा, मतलब तेल की किल्लत अभी ना हो। चर्चाएं होने लगी हैं कि भाई वहां से फुजैरा से लेके और ओमान को जोड़ते हुए भारत के समंदर के नीचे 2 पाइपलाइन बना दी जाएं, एक गैस के लिए और एक तेल के लिए। तो बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन अभी आज की तारीख में कीमतों को लेकर के चिंता समझ में आती है। लेकिन मेरा ये कहना होगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करिए। लेकिन यह है कि जैसे घर में कभी किसी चीज़ को दिक्कत आती है या गांव में आती है, वो तो लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है ये चीज़ कम लेंगे, ये चीज़ कम लेंगे। और दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं बच्चा छोटा था, स्कूल में था, मैंने देखा था कैसे कैसे हमारे यानी शादियों में 30 से ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहिए, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी भारत देख चुका है। तो ऐसा नहीं, कोरोना आया था उसमें भी देखा था हमने। हाँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कोरोना। अब कई जो अर्थशास्त्री यूरोप में इसको पता है क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एनर्जी कोरोना, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं इकोनॉमिक कोविड, है ना, तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्थिति जो है वो जो है, चिंता अगर आप चिंतित हैं तो लाजमी है। सर मेरा ये है, पीछे जो सरकार समर्थक लोग हैं, ये जो तेल के दाम बढ़े तो वो कहने लगे कि 2022 में तेल का दाम बढ़ा था, 4 साल हमने नहीं बढ़ाया, अब जाके बढ़ाया, हमने जनता को राहत दी। जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा हुई थी, आपने तुरंत बढ़ा दिया। इन 3 सालों में तो कच्चे तेल की कीमतें नीचे थी, लेकिन आपने कभी दाम कम नहीं किया, जनता को उसी रेट पर देते रहे और फिर तेल के दाम बढ़े। आप तेल के दाम बढ़े तो बढ़ाएं, घटे तो घटाएं भी, जैसे दुनिया के बहुत सारे विकसित देश करते हैं। इस पर आपका नहीं, कानून क्या है? कानून तो यह है कि पेट्रोल और डीजल तो डीकंट्रोल्ड है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है जी। ये तो 2010 में 2010 में पेट्रोल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डीकंट्रोल कर दिया था, और 2014 जुलाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डीजल को डीकंट्रोल कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिकली इतनी सेंसिटिव कमोडिटी होती हैं। अमेरिका इसी तेल के लिए जाकर के उसने सद्दाम हुसैन को मार दिया था, कर्नल गद्दाफी को मार दिया था। तो देखिए, ये जहां तक तेल की जो बात है ना, फिर राजनीति किसी भी सीमा तक जाती है। और दूसरी बात, जो लोग वक्तव्य देते हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि तेल जो है वो सबसे डायनेमिक कमोडिटी है। आज के जो हालात हैं, आज के हालात अलग हैं, इसलिए इससे तुलना करना कि 20 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 7 में ये हुआ, वो आप बहस के लिए करते रहिए, लेकिन दरअसल उसका कोई बुनियाद होती नहीं है। हकीकत ये है कि जो आप देखिए, 80 दिन से युद्ध चल रहा है। आज से 70 दिन पहले मैं भी उसमें शामिल था। हम ये कहते थे तेल की कीमत यार 170 जा सकती है, डर था। टीवी पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर सोच रहे थे। हमने ये सोचा नहीं था कि तेल की किल्लत के बावजूद जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, नॉन गल्फ कंट्रीज जो हैं, वो दुनिया में इतनी सप्लाई तेल की कर पाएंगे। हमने नहीं सोचा था। या तेल को लेकर के चिंता बहुत होगी, लेकिन पैनिक नहीं होगा। आज पैनिक नहीं है। ये लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका उत्पादन बढ़ा रहा है, ब्राजील बढ़ा रहा है, गुयाना से ले लो, भारत भी यही कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के यही वजह, तो हमने नहीं सोचा। तो ये ऑयल इज ए वेरी डायनेमिक कमोडिटी, ये हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन 2 चीजें बस आपसे मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि चिंतित आप हैं तो समझ में आता है, पैनिक मत करिए। दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि साथ साथ आप जो भी करते हैं, ध्यान रखिए कि ये जो हो रहा है, अभी हमारी निर्भरता दुनिया की तेल पे 20 साल कम होने वाली नहीं है। आपके सामने जो भी ऑल्टरनेटिव दिखता है, बिजली है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोगैस है, अगर आप वहां आपकी एक्सेस है और आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचते रहिए, आपके भी हित में है और देश के भी हित में है। आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं दूसरी